नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सीट नंबर 48। इससे पहले हम लोगों ने 47 सीट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। पूरा 100 सीट कंप्लीट करना है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और होली की आप लोग को हार्दिक बधाई। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सीट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बना है। तो ये कौन बन गया है, तो गुजरात का केवड़िया। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का केवड़िया जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वाहन शहर बन गया। अच्छा, वहीं एक क्वेश्चन आता है, भारत का पहला वाहन योग्य हाईवे यानी पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे कौन बना है, तो ये बना है चंडीगढ़ टू दिल्ली। चंडीगढ़ से दिल्ली वाला जो हाईवे है वह भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वाहन हाईवे बना है। वहीं भारत जो है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने वाला है। कितना शून्य करने का लक्ष्य रखा है 2070 तक। इसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, ये सही है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी सही है। यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता, यानी बहुत कम होता है, यही सही है। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है कोरियोलिस बल के कारण, और इसी बल के कारण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और ये नियम किसने दिया था, तो इसे हम लोग फेरल का नियम भी कहते हैं। फेरल ने इसे प्रतिपादित किया था। इसी के कारण महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है, ज्वारीय गति देखा जाता है। किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। तो असम मात्र 2 देशों से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करता है। वहीं पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से सीमा साझा करता है। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भी 3 देश, चीन, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार से सीमा साझा करता है। वहीं बात कर लेते हैं बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 5। वहीं नेपाल से भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। वहीं म्यांमार से 4 राज्य और भूटान से 4 राज्य, पाकिस्तान से 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, और चीन की बात करें तो 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है। तो मेघालय का पठार किसका भाग है, तो मेघालय का पठार दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, हम लोग कुछ पर्वतों के ऊंची चोटियों के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। वहीं बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा की ऊंची चोटी का क्या नाम है, धूपगढ़ी। क्या नाम है, धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम है डोड्डा बेटा। क्या नाम है, डोड्डा बेटा नाम है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। वहीं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर है अनाईमुदी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है। तो सबसे प्राचीन जनजाति है जारवा जनजाति। ऑप्शन नंबर बी, जारवा जनजाति, जो कहाँ निवास करती है, तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति। अच्छा, आप लोग बताएं सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत की
दृष्टि से मिजोरम में निवास करती है। कहाँ? मिजोरम में निवास करती है। अच्छा, आप लोग बताएं कौन सी जनजाति दिवाली को उत्सव के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति। थारू जनजाति। अच्छा, आप लोग बताएं टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो वर्धा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, वर्धा गोदावरी की सहायक नदी। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी ये तीनों कृष्णा की सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर के नज़दीक है। कहाँ? महाबलेश्वर के नज़दीक। और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो मूसी, तुंगभद्रा, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह है। वहीं गोदावरी की बात करें तो ये नासिक जिले के तंकमेश्वर गांव के समीप से निकलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां की बात करें तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, शबरी, पूर्णा, वैनगंगा, वर्धा इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है स्थल एवं समुद्रों का भेदी तापन। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जानते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बट जाती है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। किस झील को कहा जाता है? बैकाल झील, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील है। ये है किस देश में? ये रूस में है। किस देश में है? रूस में है। वहीं आप लोग बताएं कि विश्व का सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर। कौन है? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो सुपीरियर झील है। कौन है? सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। वहीं आप लोग बताएं सबसे लंबा झील कौन है? सबसे लंबा झील की बात करें तो टंगानिका झील है। टंगानिका झील है। वहीं बात कर लेते हैं कौन सा झील को हनीमून लेक कहते हैं? तो टिटिकाका झील। किसे? टिटिकाका झील। अभी हाल ही में एक प्रश्न आया है कि विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का क्या नाम है? तो तिलियो झील। क्या नाम है? तिलियो झील। ये नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। इससे पहले टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील था। अभी कौन हो गया है? तिलियो झील नेपाल का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाया जाता है? तो किस शहर में नहीं पाया जाता है? तो ये न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय देशों यानी भूमध्य सागर के आसपास के जो देश है वहाँ, उसके अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती और पश्चिम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम दक्षिण अफ्रीका और मध्य चिली में पाए जाते हैं। कहाँ? मध्य चिली में। चलिए मैप में हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रफीक जकारिया। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बार एग्जाम में आया, याद रखेंगे, रफीक जकारिया। वहीं बात कर लेते हैं इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वी.डी. सावरकर, इन्होंने 1857 के दौरान एक बुक लिखी थी। इसका क्या नाम था? द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वहीं सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। क्या है? इंडियन स्ट्रगल। किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, किसने कहा था यदि भगवान अपरिशुद्धता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी, अगर भगवान छुआछूत को मानते हैं, अपरिशुद्धता का सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा। ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। और संविधान में भी हम लोग जानते हैं संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत अपरिशुद्धता का अंत किया गया है। वहीं गांधी जी के द्वारा
हरिजन, गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका प्रकाशन में आया था। तो हरिजन ये आया कब था? 1933 में। 1933 में गांधी जी की एक पत्रिका आई थी हरिजन। हरिजन का मतलब क्या होता है? हरि का जन, यानी भगवान का जन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो किस संदर्भ में मिली? तो उन्हें मिला है भारत छोड़ो आंदोलन के, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें गांधी जी को आगा खां पैलेस में, जवाहरलाल नेहरू और जेबी कृपलानी आदि सबको गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहाँ से ये भाग निकले। हजारीबाग जेल से ये फरार हो गए। फरार होकर नेपाल में आज़ाद दस्ते का गठन किया। आज़ाद दस्ते का गठन किया और भूमिगत होकर आंदोलन चलाने लगे, जिससे इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान मिली, पहचान बढ़ी इनकी। चलिए प्रश्न है, अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? ये विजयनगर की खोज थी, ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश थे। कितने वंश थे? 4। कौन कौन थे? संगम वंश, उसके बाद सलूब वंश, उसके बाद तुलुब वंश, उसके बाद अराविडू वंश, उसके बाद अराविडू वंश। ये 4 वंश हुए। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का। सलूब वंश की बात करें तो सलूब वंश के संस्थापक थे सालूब नरसिंह। वहीं तुलुब वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। और अराविडू वंश का संस्थापक थे तिरुमल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी। किस शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। हम लोग जानते हैं भारत में सूफियों का आगमन 10वीं शताब्दी में हुआ था। सूफियों के धर्म संघ बासारा और बेसारा में विभाजित था। भारत में चिश्ती और सुहरवानी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किया था। यह भी एग्जाम में आया है। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। कहाँ था? अजमेर था। और चिश्ती सिलसिला के कुछ प्रमुख संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहाउद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। चलिए दोस्तों प्रश्न है, अलवर संत किसके उपासक थे? तो अलवर संत विष्णु के उपासक थे। किसके? विष्णु के उपासक थे। इससे और क्वेश्चन आते हैं कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? तो कौन लाया था? रामानंद। कौन लाए थे? रामानंद लाए थे। रामानंद। इससे एक और क्वेश्चन आते हैं कि शगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध वक्ताओं में कौन थे? तो शगुन संप्रदाय तो सबसे प्रसिद्ध थे चेतन। कौन थे? चेतन। उसके बाद सूरदास, मीराबाई, निकम्माचार्य, वल्लभाचार्य, ये सारे जो है शगुन संप्रदाय से संबंध रखते थे। चलिए देखते अगला प्रश्न। और प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो किसने स्थापित किए? तो ये स्थापित किए टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर डी। टीपू सुल्तान की बात करें तो हम लोग जानते हैं टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली का मारा गया था। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान शासक बना। तो टीपू सुल्तान 1787 ईस्वी को बादशाह की उपाधि धारण किया और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। टीपू सुल्तान की मौत हम लोग जानते हैं
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में वेलेस्ली के समय हुआ था। वेलेस्ली के समय हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसका तस्वीर होता था? तो शेर का तस्वीर होता था। किसका? शेर का तस्वीर होता था। और वहीं बात करें टीपू सुल्तान, तो इसे शेरे मैसूर भी कहा जाता है। शेरे मैसूर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार या भारत शासक अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय संघ। यह संघ 21 ब्रिटिश प्रांत 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों व उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए हम लोग जानते हैं। क्रिप्स मिशन ये भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन इसकी घोषणा कब हुआ था? मार्च 1942 में इसकी घोषणा हुई थी। घोषणा के तहत क्या कहा गया था? युद्ध समाप्ति होने पर भारतीय को, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति होने पर भारतीय को डोमिनियन स्टेट का दर्जा और एक संविधान निर्माती परिषद का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव में यह भी गुंजाइश रखा गया कि कोई प्रांत को अगर नया संविधान स्वीकार नहीं है तो उसके लिए सरकार अलग से बात करेगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन की प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसे? क्रिप्स मिशन को। प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नवजागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर और भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने फारसी में एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम है तोहफाते-उल-मुहिद्दीन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिसेस ऑफ जीसस। ये किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने संवाद कॉमेडी का भी संपादन किया था, मिराउल अखबार का भी संपादन किया था। वहीं राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था। वहीं इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और इन्हीं के प्रयास से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसके लेखक कौन है? तो कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? कल भी हमने देखा एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास। इंडियन डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया इनके लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताएं। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद ने। किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर ने स्वीकार किया था 1799। उसके बाद तंजौर ने किया था, इन्होंने 1799 के दिसंबर में। उसके बाद अवध ने 1801 में। उसके बाद पेशवा ने दिसंबर 1801 में स्वीकारा था। उसके बाद बरार और भोसले ने। आता है कि सिंधिया ने कब सहायक संधि स्वीकार किया था? तो 1804 ईस्वी में। और सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं किया ये भी आता है, तो इंदर के होल्करों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। और चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816
तक चला था किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये सुगोली के संधि के तहत समाप्त, सुगोली की संधि हुई थी, उसके बाद ये समाप्त हुआ। उस समय अमर सिंह थापा जो नेपाल के शासक थे, अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, आत्मसमर्पण करना था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर बी। किन्हें दिया था? लॉर्ड डलहौजी। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। इसने 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था और इन्हीं के समय हम लोग जानते हैं भारत में पहली रेल परिचालन हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें तंबाकू। अच्छा आप लोग बताएं भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। वहीं गेहूं की बात करें तो उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन में यूपी, वहीं प्रतिशत उत्पादन में तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब नंबर 1 पे है। वहीं कपास की बात करें तो नंबर 1 में है गुजरात। कौन है? गुजरात नंबर 1 में है। उसके बाद महाराष्ट्र है। चलिए प्रश्न है ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने रखा? तो ये रखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। लाहौर अधिवेशन, ये भी एग्जाम में आता है, लाहौर अधिवेशन जो 24 मार्च 1940 को हुआ था। मांग किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। एक क्वेश्चन आता है पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? तो चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का जनक था। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो ये किसका लेख मिलता है? तो हम लोग जानते हैं ये मिलता है जहांगीर का लेख। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर का लेख। वहीं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? किसने किया था? इसके दरबारी कवि थे हरिसेन। किसने? हरिसेन ने किया। हरिसेन ने किया। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था जो 335 ईस्वी में शासक बना था और गद्दी पर बैठा था। इसके दरबारी कवि थे हरिसेन। इसका इन्होंने जो है चार समूह में क्षेत्रों को जीता था, राज्यों को जीता था। पहला समूह में गंगा यमुना दोआस, दूसरा समूह में पूर्वी हिमालय के क्षेत्र नेपाल असम बंगाल को अपने राज्य में मिलाए, तीसरा समूह में वे आटविक राज्य जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे उसे जीता, चौथे समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक को इन्होंने हराया था। वहीं समुद्रगुप्त तमिलनाडु में कांची तक पहुंचा था जहां उन्होंने पल्लवों से अपनी प्रभुत्ता स्वीकार कराई और 5वें में उन्होंने शकोर कुषाणों के नाम से अफगानिस्तान में राज करते थे उसे हराया। वहीं बात करें समुद्रगुप्त तो हम लोग जानते हैं इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहकर गर्व महसूस करता था। अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता था। यह भी एग्जाम में आया हुआ है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। चलिए देख प्रश्न है निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले शुरू कर काल क्रमानुसार सजाएं। देख लेते हैं आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी सबसे पहले क्या हुआ था? गुरु गोविंद सिंह की हत्या। यह 1708 ईस्वी में हुआ था। इनकी हत्या नांदेड़ में कर दिया गया था, नांदेड़ में। वहीं उसके बाद 4 यानी अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था 1761 ईस्वी में। उसके बाद मीर कासिम का बिहार बंगाल से पलायन, ये 1764 के पहले यानी बक्सर के युद्ध के पहले हुआ। और कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा 1764 के बाद हुआ। 1764 के बाद हुआ था
1764 में बक्सर के युद्ध में हराया था। तीनों की संयुक्त सेनाओं को हराकर उन्होंने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से सेबी से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? देख लेते हैं सेबी से संबंधित कौन से कथन। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई, सही है। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है, ये भी सही है। अच्छा, अब आप लोग बताएं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की पहला महिला अध्यक्ष बने माधवपुरी बुच बनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आरंभ कब से माना जाता है? 1936 से। ऑप्शन नंबर सी, 1936 से माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? तो सरकार प्रत्यक्ष कर बिल्कुल शामिल होता है, अप्रत्यक्ष कर जितने भी कर हैं शामिल होते हैं। विदेशी से प्राप्त सहायता, ये भी राजस्व प्राप्ति में शामिल होता है। सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो है शामिल नहीं होता है, जो सरकार द्वारा लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैग लाइन क्या है? तो इसका टैग लाइन क्या है? तो इसका टैग लाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम। ऑप्शन नंबर ए, उत्तम फसल उत्तम इनाम। ये जो है ई नाम का जो पोर्टल है, ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2016 में लॉन्च हुआ था। कब? 2016 में लॉन्च हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की सहायता हेतु। किसानों की सहायता। अच्छा, ई नाम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके तहत 2020 में ही 962 मंडी जुड़ चुका था। 962 मंडी जुड़, इसके तहत जो है किसानों को नज़दीकी बाजार से ऑनलाइन बिक्री का सुविधा उपलब्ध कराया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो संविधान सभा के सदस्यों को क्या होता था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारत में भारतीय संविधान की निर्मात्री यानी संविधान सभा का गठन किया गया था। गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित किया गया था? निश्चित किया गया था 389। 389 निश्चित किया था, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। चुनाव जो हुआ था कितनी सीटों पर? तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 296 में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य और निर्दलीय को 15 सीटें मिली। कितना? 15 सीटें मिली। वहीं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत था जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है। तो हैदराबाद संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया? तो हम लोग जानते हैं संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। वहीं अमेरिका की बात करें तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च न्यायालय और न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि और वित्तीय आपात, ये लिए गए हैं अमेरिका से। ब्रिटेन की बात करें तो संगठनात्मक व्यवस्था, संस्थात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक, ये ब्रिटेन से लिया गया। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं
फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांस से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन है? यानी कितने तरह के रिट जारी होते हैं, वो रिट है कौन कौन? तो बंदी प्रतीकीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। अच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी होता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, उसे न्यायालय में सशरीर उपस्थित होना पड़ता है। परमादेश जो होता है, ये परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। वहीं बात करें प्रतिषेध, तो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, प्रतिषेध का मतलब रोकना। तो इस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश देता है कि इस मामले में यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। उत्प्रेषण की बात करें तो इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश देता है कि अपने पास लंबित मुकदमे को न्याय निर्णय के लिए अपने से ऊपर वाले न्यायालय को भेजे। वहीं अधिकार पृष्ठा, उसका अधिकार पूछता है कि आप यह काम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, यह आपका अधिकार है या नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक एवं उनकी अवस्थी का विकल्प सही नहीं है? देख लेते हैं। कोटा राजस्थान बिल्कुल सही, तारापुर महाराष्ट्र ये भी सही है, काकड़ापारा कर्नाटक ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। काकड़ापारा कर्नाटक में नहीं, कहाँ है? गुजरात में है, ये गुजरात में है। और नरोरा ये कहाँ है? नरोरा यूपी उत्तर प्रदेश में है। तो अच्छा, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण है परमाणु रिएक्टर हम लोग जान लेते हैं। तारापुर यह महाराष्ट्र में है, रावत भाटा यह राजस्थान में है, कलपक्कम ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। केगा ये भी एग्जाम में आता है, केगा ये कहाँ है? कर्नाटक में है, केगा कर्नाटक में है। कुंडलकुरम ये तमिलनाडु में है और नरोरा उत्तर प्रदेश हो गया, और काकड़ापारा ये गुजरात में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? तो कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। वहीं एग्जाम में आता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई बंदरगाह। कौन? मुंबई बंदरगाह, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वहीं क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। एग्जाम में आता है कि भारत का कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज के पीछे छुपा है? तो यही विशाखापट्टनम बंदरगाह या डॉल्फिन नोज के पीछे छुपा हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं ये पारादीप। तो पारादीप बंदरगाह हम लोग जानते हैं, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। वहीं मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। वहीं तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में है और मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में है, कांडला गुजरात में है, न्यू मंगलुरु कर्नाटक में है और नौहा सोवा ये महाराष्ट्र में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों विधि से कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं क्या कहलाता है? हॉर्पिटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। हॉर्पिटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन करते हैं। वहीं बात करें ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। वहीं इक्थियोलॉजी में हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। वहीं पीसी कल्चर आ जाए, पीसी कल्चर तो मछली पालन का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर में मछली पालन और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। वहीं बात करें कोंकोलॉजी, तो कोंकोलॉजी में शंख विज्ञान
या मोलस्का विज्ञान या कवक विज्ञान, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं कोंकोलॉजी में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो किसकी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जल की। कोशिका में 70 से लेकर 90% जल होता है। 70 से 90% जल होता है। प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? प्रोटीन 10 से 15% होता है। 10 से 15%। वहीं कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत होता है? कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत होता है? तो ये 3% होता है। लिपिड 2% होता है। लिपिड 2% होता है। वहीं न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% होता है। अच्छा, कोशिका की बात आई तो कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूमेन हॉक ने। किसने? ल्यूमेन हॉक ने किया था। अच्छा, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। इसकी खोज किसने किया? तो ल्यूमेन हॉक ने। कोशिका शब्द किसने दिया? तो कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। एक और आता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो पेनिसिलिन का उत्पादन किसके द्वारा संभव है? तो एक फफूंद से। ऑप्शन नंबर सी, एक फफूंद से। पेनिसिलिन क्या होता है? यह एक एंटीबायोटिक होती है। यह एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया संक्रमण को रोकने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो केसर हम लोग जानते हैं वर्तिकाग्र व वर्तिका से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केसर जो है वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किससे? तो किससे ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव से। डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सोनार। सोनार से क्या चीज़ का पता लगाते हैं? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं या समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। समुद्र की गहराई का पता सोनार के। रडार का प्रयोग, तो रडार का प्रयोग वस्तुओं का पता लगाने में करते हैं। वस्तुओं का पता, जैसे वायुयान की पता लगाने के लिए, जहाज का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रडार का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% होता है। 7 से 8%। कुल वजन का 7 से 8% रक्त होता है। वहीं क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। कितना रक्त होते हैं? 5 से 6 लीटर। वहीं रक्त की बात करें तो रक्त में प्लाज्मा, रक्त के 2 पदार्थ होते हैं। रक्त में 2 पदार्थ होते हैं। कौन कौन? प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। वहीं प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? 90% जल होता है। वहीं रुधिराणु, ये जो है रक्त का 40% होता है। रक्त का 40% होता है। इसमें 3 चीज़ होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ओम जानते हैं हम लोग, ओम किसका? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। अगला प्रश्न है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग में लाया जाता है? तो पीएच स्केल। कौन सा स्केल? पीएच स्केल उपयोग में लाया जाता है। वहीं पीएच स्केल की खोज किसने दिया था? यानी इसका खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने इसका खोज किया था। पीएच स्केल की मान करें तो जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्लीय होता है। 7 से अधिक होने पे वह क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग बताएं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। रक्त का पीएच मान 7.4।
और लार का पीएच मान 6.5। अच्छा, दूध का पीएच मान 6.4, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। वहीं शराब का पीएच मान 2.8 होता है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। कितना? 2.2 होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया तो वह तत्व होगा, तो वो क्या होगा? धातु होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। धातु में क्या गुण होते हैं? तो धातु चमकीली होती है, उसमें तन्यता होता है, उसका घनत्व उच्च होता है, वह ऊष्मा, धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। वहीं अधातु की बात करें, यह सख्त होता है, यह भंगुर होता है, यह सॉलिड यानी ठोस, द्रव, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। यह जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बस अपवाद में है ग्रेफाइड, अपवाद में है ग्रेफाइड। यह नॉन डिटेक्टाइल होता है, यह नॉन मैनेबल होता है। वहीं बात करें उपधातु, तो उपधातु हम लोग जानते हैं जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वह उपधातु कहलाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ध्वनि तरंगे गति करती है, तो ध्वनि तरंगे तरंग की दिशा के अनुदिश गति करती है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वहीं प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे तरंग की दिशा के अनुदिश गति करती है। वहीं बात करें प्रकाश, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे तरंग की दिशा के लंबवत, तरंग की दिशा में लंबवत गति करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। यह नियम है, तो यह नियम है न्यूटन का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वही न्यूटन का दूसरा नियम प्रथम नियम का ही व्याख्या करता है, जिससे हमें बल का व्यंजन प्राप्त होता है, बल का व्यंजन प्राप्त होता है। और प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। द्वितीय नियम से बल का व्यंजन F बराबर ma प्राप्त होता है, F बराबर ma द्वितीय नियम से। वहीं तृतीय नियम हम लोग जानते हैं, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल्स या छोर होते हैं क्रमशः, तो डायोड में 2 छोर होते हैं और ट्रांजिस्टर में 3 छोर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर डी। उत्प्लावन बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम होता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये था एडुटेरिया का सेट नंबर 48, जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट हो सके तो नोट कीजिएगा, रिवीजन में आसानी होगी। और आप लोग करेंट भी देखिएगा। इसी तरह हम लोग रेगुलर पढ़ते जाएंगे। जब वैकेंसी आएगी तब तक मेरा जीके जीएस लगभग कंप्लीट हो चुके होंगे। उसके बाद हम लोग रोज़ 2-3 सेट लगाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।